आज हम एक ऐसे अमेरिकी वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिन्होंने आधुनिक फिजिकल केमिस्ट्री की नींव रखी। उनका नाम था जोशिया विलर्ड्स गिब्स। अक्सर हम सोचते हैं कि विज्ञान के बड़े बड़े आइडियाज बहुत मशहूर वैज्ञानिकों की देन होते हैं, लेकिन क्या हो अगर विज्ञान के कुछ सबसे जरूरी विचार एक ऐसे शांत और सरल इंसान की देन हो जिन्हें उनके अपने समय में ज्यादा लोग जानते ही नहीं थे। यही अनोखा विरोधाभास जोशिया विलार्ड गिब्स की कहानी को इतना खास बनाता है। तो आखिर कौन थे जोशिया विलार्ड गिब्स? चलिए इस कमाल के दिमाग की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ से आए थे। उनका अकादमिक सफर शुरू से ही, मतलब बिल्कुल शुरुआत से ही असाधारण था। सोचिए, अमेरिका की सबसे पहली इंजीनियरिंग पीएचडी उन्होंने हासिल की, वो भी येल यूनिवर्सिटी से। और फिर वो यूरोप गए, जहां उन्होंने उस दौर के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिकों के लेक्चर अटेंड किए। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जब येल यूनिवर्सिटी ने उन्हें अमेरिका में गणितीय भौतिकी का पहला प्रोफेसर बनाया, तो उन्हें कोई वेतन ही नहीं दिया गया, 0 सैलरी। और इस पद पर वो लगभग 10 साल तक बिना तनख्वाह के काम करते रहे। तो चलिए अब उनके सबसे प्रसिद्ध काम की तरफ चलते हैं, जहां उन्होंने थर्मोडायनामिक्स के नियमों को केमिस्ट्री पर लागू किया और एक तरह से इस विज्ञान को एक नया रूप दे दिया। 1875 और 1878 के बीच उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पब्लिश किया। इसे आज ऊष्मागतिकी का प्रिंसिपिया भी कहा जाता है। मतलब जो जगह न्यूटन के प्रिंसिपिया की फिजिक्स में है, वही अहमियत गिब्स के इस काम की केमिस्ट्री में है। गिब्स ने अपने पेपर की शुरुआत इसी मशहूर विचार से की। ये ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे नियम हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। और ब्रह्मांड में जो बेतरतीबी है, जिसे एंट्रोपी कहते हैं, वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। और यहीं पर उन्होंने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा, केमिकल पोटेंशियल का। इसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स समझ सकते हैं। यही वो चीज है जो तय करती है कि कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं। और ये समीकरण G = H-TS उनके इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये है गिब्स फ्री एनर्जी का समीकरण। यहाँ G का मतलब है फ्री एनर्जी, H है एंथैल्पी यानी सिस्टम की कुल ऊर्जा, T है तापमान और S है एंट्रोपी यानी सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है। बस इस एक समीकरण से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं। उन्होंने एक और बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम बनाया, जिसे फेज रूल कहते हैं। ये किसी भी पदार्थ की अवस्था तय करने का एक फॉर्मूला है। मतलब ये बता सकता है कि किस तापमान और दबाव पर कोई चीज ठोस, तरल या भाप के रूप में मौजूद रहेगी। चलिए इसको पानी के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ कॉम्पोनेंट C 1 है, H2O। फेजेस भी 3 हो सकते हैं, बर्फ, पानी और भाप। तो ये नियम हमें बताता है कि हम कितनी चीजें जैसे तापमान या दबाव बदल सकते हैं और फिर भी सिस्टम संतुलन में रहेगा। देखिए कितनी खूबसूरती से ये नियम किसी पदार्थ के घटकों, उसकी अवस्थाओं और स्थितियों को एक साथ जोड़ देता है। लेकिन गिब्स का काम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स तक ही सीमित नहीं था। वो तो विज्ञान की एक पूरी नई शाखा के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने ही इस फील्ड को नाम दिया सांख्यिकीय यांत्रिकी या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसको ऐसे समझिए कि एक कमरे में हवा के हर एक अणु की रफ्तार नापने के बजाय क्यों ना उन सभी के औसत व्यवहार को स्टडी किया जाए। यही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मूल विचार है। इसके लिए उन्होंने सांख्यिकीय एन्सेम्बल का एक पावरफुल आइडिया पेश किया। सोच कर देखिए, एक सिस्टम की करोड़ों अरबों काल्पनिक कॉपीज हैं और हर कॉपी थोड़ी सी अलग है। इन सभी कॉपीज के औसत गुणों को स्टडी करके गिब्स थर्मोडायनामिक्स के नियमों को कणों के स्तर पर साबित कर पाए। गिब्स सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, एक तरह से वो भाषाविद भी थे, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स को समझने के लिए एक पूरी नई भाषा ही बना दी। उस जमाने में वैज्ञानिक क्वार्टरनियंस नाम का एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम इस्तेमाल करते थे। सोच लीजिए, ये लैटिन भाषा में लिखने जैसा था। पावरफुल तो था, पर बहुत मुश्किल। गिब्स ने इसकी जगह आधुनिक वेक्टर कैलकुलस बनाया, जो अंग्रेजी में लिखने जैसा था, कहीं ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल। ये नई गणितीय भाषा जो उनके लेक्चर नोट्स से निकली थी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे क्षेत्रों का स्टैंडर्ड बन गई। आज इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल पुल बनाने में करते हैं और फिजिसिस्ट ब्रह्मांड के राज खोलने में। तो येल के इस शांत प्रोफेसर की विरासत क्या है? सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ है। उनके जीते जी भले ही कम लोग उनके काम को समझ पाए, लेकिन बाद में उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी हस्तियों ने भी उनकी प्रतिभा की तारीफ की। आइंस्टाइन ने तो गिब्स के काम को अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एक बड़ी प्रेरणा माना था। उनके सैद्धांतिक काम की प्रैक्टिकल वैल्यू 20वीं सदी में जाकर साफ हुई।
आज हमारे स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद तक, सबके पीछे कहीं न कहीं गिब्स के दिए हुए सिद्धांत हैं। यहाँ तक कि क्वांटम थ्योरी के जनक मैक्स प्लैंक ने भी माना कि उनका खुद का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला काम काफी हद तक गिब्स की थर्मोडायनामिक्स पर ही टिका हुआ था। प्लैंक को एहसास हुआ कि गिब्स के आइडियाज उन छोटे छोटे कणों पर भी लागू हो सकते हैं जिन्हें वो स्टडी कर रहे थे। गिब्स की कहानी हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं कि बड़े बड़े आइडियाज हमेशा सबसे ऊंची आवाजों से ही आएं। तो ये सोचने वाली बात है, क्या अगला महान वैज्ञानिक सिद्धांत अभी इसी वक्त कहीं किसी शांत कोने में तैयार नहीं हो रहा होगा?